जो आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को और अच्छा बना सकते हैं जी। बुरे से बुरे चीज़ों को भी आप दबा सकता है थिएटर के ज़रिए। टोपीदार अब्दुल करके एक वो फिल्म बनाया था, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि पानी हम पीते हैं, इससे खाना पकाते हैं, गंदे कपड़े साफ करते हैं, ये वाला तो बिल्कुल रट्टा मार के इत्तेफाक की बरकत है, इसमें कोई शक नहीं कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, फ़र्ज़ या कौम सभी इत्तेफाक के बलबूते पर तरक्की कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। मुझे ना इसमें खेलना बड़ा मज़ा आता है अनवर साहब, बिल्कुल मैं ऑनेस्टली कहूँ तो, क्योंकि क्या होता है ना, अब जिस जगह पर आपको पाबंदियाँ हैं ना, वहाँ पर आपका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है। नाजरीन को सलाम, आदाब और जुले। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस कारगिल का पॉडकास्ट सीरीज़ आप लोग मुसलसल देख रहे हैं। इससे पहले 3 एपिसोड जो है हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने ऑनरेबल एलजी लद्दाख साहब को हमने मदऊ किया था, और इस तरीके से 2 और एपिसोड हो चुके हैं। और कारगिल पॉडकास्ट सीरीज़ का एक और एपिसोड लेके आज मैं अनवर अली सरपा आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आएंगे। और कारगिल पॉडकास्ट सीरीज़ में किन किन शख्सियात को बुलाएं, उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उन आपके सजेशंस पे ज़रूर गौर करेंगे। आज का एपिसोड जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो शख्सियात मौजूद हैं उनको आप बार बार देखते हैं, उनको आप टीवी स्क्रीन्स पे, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन्स पे और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उनको देखते रहते हैं। तो ज़्यादा आप लोगों के और आपके मेहमान के दरमियान में हाइल नहीं होते हुए मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं काचो अहमद ख़ान साहब, थिएटर आर्टिस्ट हैं, और कारगिल में थिएटर को इंट्रोड्यूस करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और हमारे इस पॉडकास्ट में आप तशरीफ़ लाए। अनवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन को अस्सलाम वालेकुम और जुले। सबसे पहले तो आप और आपके डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन कारगिल को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको मुझे इतना इम्पोर्टेंस देके यहाँ तक लाया, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। आपकी कारकर्दगी है जिसकी वजह से हमें आपको बुलाना पड़ा, और आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम देके यहाँ पे तशरीफ़ लाए। पहले एक अच्छे से नोट पे हम शुरू करना चाहेंगे कि थिएटर जिसकी हम बात करते हैं, थिएटर हर कोई बोलते हैं थिएटर, ड्रामा, प्ले। थिएटर क्या है एक्चुअली? जी, और थिएटर क्यों सोसाइटी में थिएटर ज़रूरी है, पहले आप इस पे अगर थोड़ा सा रोशनी डालें। जी, शायद मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि थिएटर सोसाइटी में क्यों ज़रूरी है और थिएटर क्या है। सबसे पहले तो थिएटर अगर जाने तो एक कंप्लीट इवेंट है। थिएटर एक कंप्लीट इवेंट है जो हम एक स्क्रिप्ट को परफॉर्मिंग आर्ट्स में आप एक टेक्स्ट लेंगे, एक जेस्चर लेंगे, आप एक एक्टर लेंगे, एक सेट होगा, एक आपके सामने लाइट होगा, फिर ये सब एक कंप्लीट इवेंट बनने के बाद आप लोगों के सामने एक ड्रामा पेश करेंगे, तो उससे थिएटर कहते हैं। अब इस थिएटर में एक म्यूज़िकल थिएटर होगा या एक फिज़िकल थिएटर होगा, एक आम नॉर्मल थिएटर होगा। तो सामीन के लिए अगर बहुत इजी लैंग्वेज में कहे तो ड्रामा पेश करना ही एक थिएटर है। अब सोसाइटी में थिएटर क्यों ज़रूरी है? अब सोसाइटी में थिएटर इसलिए ज़रूरी है कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो आप अच्छे से अच्छे चीज़ों को और अच्छा बना सकते हैं, बुरे से बुरे चीज़ों को भी आप दबा सकता है थिएटर के ज़रिए। जैसे कि थिएटर के लिए एक ऑडियंस चाहिए, एक ऑडियंस के लाइव ऑडियंस के सामने एक लाइव परफॉर्मेंस देना ही थिएटर है। अब इम्पोर्टेंस इसलिए है कि सोसाइटी में, अब सोसाइटी के लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स ज़रूरी है। आप बहुत सारे लोग जो टीवी नहीं देख पाते हैं, बहुत सारे लोगों को टीवी एक अलग मीडियम है, थिएटर एक अलग मीडियम है। अब थिएटर के एक अलग एक
ऑडियंस होता है, एक सेटअप ऑडियंस, जी। जो हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि थिएटर हर एक इंसान तक पहुँचे, ताकि लोगों को ये पता चले कि थिएटर के ज़रिए सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है। कोई मतलब एक टेक्स्ट को, सब टेक्स्ट को हम एडप्टेशन करके, किसी के लिखे हुए नावल्स को, किसी के लिखे हुए पोइट्री को हम एडप्टेशन करके उसको एक नाटक बना के लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि थिएटर के इम्पोर्टेंस पता चले और सोसाइटी में क्या चल रहा है, ये हम दिखाने के लिए थिएटर करते हैं। अब शुरू में क्या होता था कि बहुत सारे मीडिया और इसके सोर्स नहीं होते थे, तो बहुत सारे जगहों पर थिएटर ही न्यूज़ पहुंचाने का, या थिएटर ही सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हाँ, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थिएटर था। तो इसलिए सोसाइटी में सोसाइटी को जागरूक करना, सोसाइटी को आगे लाना, डेवलपमेंट के लिए थिएटर बहुत ज़रूरी है। जी, जैसे आपने बताया कि थिएटर जो है लोगों को, सोसाइटी में क्या हो रहा है, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करना, सोसाइटी को दिखाना कि सोसाइटी में ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, वही चीज़ दिखाने की आप कोशिश करते हैं। तो मैं मतलब ये बार बार मैं ये सोचते रहता हूँ जब भी आपको देखता हूँ कि क्योंकि कारगिल में थिएटर का कोई कंसेप्ट नहीं था जी, ठीक है। यहाँ पे लोगों में मतलब पहले से अगर कोई नावल लिखने का या ऐसा कुछ कंसेप्ट होता तो हम मान जाते कि चलो आपने वहाँ से सीखा होगा, लेकिन अचानक से आप में ऐसा शौक कहाँ से चढ़ा कि मुझे थिएटर करना है, मुझे NSD में एडमिशन लेना है, इस फील्ड को मुझे आगे बढ़ाना है, ये शौक कहाँ से चढ़ा, इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं। अनवर साहब, ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे ना बिल्कुल थिएटर का कोई मेरे अंदर, मतलब थिएटर नाम से मैं जानता ही नहीं था बिल्कुल जी। ये तो हम लोगों ने एक सर्वर कैसेट हाउस, आपने नाम सुना होगा, बहुत पुराना, जिसमें ऑडियो कैसेट जो टैब रिकॉर्डर में जो जाते हैं, वो टैब रिकॉर्डर में एक कैसेट डाल के हमने सुना था। सर्वर कैसेट हाउस से एक शायद कैसेट ला के मैंने उस टाइम पे सुना था, ले से जोर करके एक वो आता था जी जी ऑडियो में। तो उसको सुन के मुझे कभी कभी लगता था कि मेरे अंदर भी बहुत सारे ये है कि जोक है, स्टार है, मैं उसको लोगों तक पहुंचा सकता हूं। तो एक बार क्या हुआ था, मैं 11th क्लास में मैंने पढ़ाई कर रहा था हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल कारगिल जो छुतुक में था, अभी डाइट है, तो वहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था। उस टाइम पे मैं कुछ ना कुछ मतलब बोलते रहता था जो या तो लोगों को पसंद आया। तो एक हमारा फिज़िकल टीचर था, तो एक कैम्प होता है ना जो NIC कैम्प होता था, तो उसमें हम लोगों को लेके गया। 40 बॉयज़ थे, 40 गर्ल्स थे, अलग अलग स्कूल से। तो ब्यामाथंग जो रियाल खातून अभी स्टेडियम है, ख्री सुल्तान जो स्टेडियम है, उसके साथ रियाल खातून पार्क, उसमें हम लोगों को वो कैंप रखा था। तो उसमें बहुत सारे यहाँ के टीचर लोग थे, तो उसमें मैं कुछ जोक सुनाता था। तो हमारे वो फिजिकल टीचर साहब को बहुत पसंद आया। उसने बोला कि हम इसको, तुम्हारे जोक को ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए तुम घर में जाकर लिखना। तो ये कैंप खत्म होने के बाद घर में जाके लिखा। तो लिखने में मेरा जोक था सारा एक्शन बेसिस था। अच्छा। तो वो ऑडियो से किसी को समझ आने वाला नहीं था। तो मैंने मास्टर गुलाम मोहम्मद फिजिकल टीचर था, उसको मैंने सुनाया, सर ये मेरे पास जो जोक है वो मतलब सारा फिजिकल है, वो वर्बल नहीं बोल सकता हूँ। तो बोला ठीक है, हम सर्वर कैसेट हाउस को बोल के एक कैसेट बनाएंगे। तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या बनाया था, एक टोपीदार अब्दुल करके एक वो फिल्म बनाया था। तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा लगा कि मेरे अंदर कुछ काबिलियत है कि हम इसको लिख सकते हैं। मैं और मेरा एक दोस्त था हैदर खान, तो हम लोगों ने लिख के कि सरवर साहब को पेश किया। फिर सरवर साहब ने बोला चलो हम इसको बनाएंगे, तो बना दिया। इसके बाद फिर ऐसे करके फिर मेरा 12th का एग्ज़ाम पास हो गया। फिर दिल्ली जाने का मुझे मौका मिला कि मैं दिल्ली जाके पढूं। अब मेरा पढ़ने का ये था कि मैं क्या करूँगा, ज़्यादा लंबा हो रहा है, फिर मैं कोशिश करके शॉर्ट कर रहा हूँ कि मुझे सिनेमेटोग्राफी में बहुत शौक़ था कि अगर मैं कैमरामैन बनूंगा तो मैं न्यूज़ वालों के साथ रह के दुनिया घूम सकता हूँ। तो हमारे घर वाले पापा लोग बोलते थे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं जगह बम फट गया तो तुम ये हो जाएगा, ख़तरा हो जाएगा, ऐसा नहीं, तुम कैमरामैन वाला कोर्स नहीं करना। तो फिर भी मैं कन्विंस करके
मेरे पापा ने मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली जाने के बाद फिर मास कम्युनिकेशन का कोर्स ढूंढा, तो 12 के बाद बहुत मुश्किल हो गया वो सब ढूंढना। तो मेरे कुछ दोस्त लोग थे, उन्होंने बोला कि तुम सबसे पहले ग्रेजुएशन कर लो। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि मैं थोड़ा सा कोशिश भी किया, जामिया में मेरा एडमिशन हुआ। फिर उसी से मुझे थिएटर इंट्रोड्यूस हुआ। वहाँ पे लिखा था लाइब्रेरी के सामने इंडियन पीपल ऑफ थिएटर एसोसिएशन। तो वहाँ एक नगाड़ा का वो बना हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, सिंबल। मुझे लगा म्यूज़िक सिखाता होगा, म्यूज़िक से मुझे थोड़ा लगाव था। तो मैंने उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वो बोलता है कि हम म्यूज़िक नहीं सिखाते, हम थिएटर सिखाते हैं, अगर थिएटर तुम्हें जानना है तो हमारे साथ बैठो। तो उस दिन मुझे थिएटर सीखने के लिए मैं उनके साथ गया, तो बहुत अच्छा लगा। कुछ थिएटर गेम्स किया, कुछ योगा किया, कुछ मूवमेंट किया। तो वहाँ से मेरा शुरुआत हुआ जनाब जी। इस बीच में आपने एक तो टोपीदार अब्दुल कैसे बना, उसका भी एक बैकग्राउंड कहानी आपने बताया। इसमें मैं बीच में ऐड करता चलूँ, जब आपने सर्वर कैसेट हाउस की बात की, जी। तो मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कारगिल के पॉप गज़ल्स पे जो है रिसर्च किया हुआ है। जी। तो उसमें सर्वर कैसेट हाउस के बारे में अच्छी खासी रिसर्च की है। और इसमें एक वो है ना थ्योरी है कि कैसेट कल्चर बोल के, जब ऑडियो कैसेट्स और हिंदी म्यूज़िक के कैसेट्स आने लगे, इसके साथ क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे, या उससे कैसे रिवॉल्यूशन लाया गया, या कैसे उस कैसेट कल्चर को कैसे सोसाइटी में तब्दीली के लिए चेंज किया गया, उस पे बहुत अच्छी रिसर्च है। और उसमें सर्वर कैसेट हाउस का बहुत अच्छा जिक्र है। और सर्वर कैसेट हाउस का वाकई में कारगिल में जो है हमारे कसीदों का हो, मरसियों का हो, या हमारे यहाँ पॉप गज़ल्स का हो, तो इन सारे चीज़ों में उनका बहुत अच्छा रोल है उनका। और मैं और थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आप अपनी इस कहानी का, मतलब आपने जो शुरुआत यहाँ से थिएटर आर्टिस्ट के लिए किया है, इसके बाद उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए हैं, और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या मुश्किलात उठाना पड़ा, उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं और हमें उसका थोड़ा अपने ज़िंदगी का थोड़ा शेयर कराएं तो बेहतर रहेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है, स्कूल में थोड़ा एक्टिव था कि मैं क्या करता था स्कूल में, जो मॉर्निंग असेंबली पे बहुत सारे लोगों का प्रेयर में जो बारी बोलना होता है ना, कि मैं उस टाइम में ये बोलता था, पानी हम पीते हैं, इससे खाना पकाते हैं, गंदे कपड़े साफ करते हैं, ये वाला तो बिल्कुल रट्टा मार के इत्तेफाक की बरकत है, इसमें कोई शक नहीं कि इत्तेफाक में बड़ी बरकत है, फ़र्ज़ है कौम सभी इत्तेफाक के बलबूते पर तरक्की कर सकते हैं। इस तरह से 2-4 चीज़ें मैं रट्टा मार के रखा था। तो जिस किसी को हिम्मत ना हो, किसी को, बहुत सारे लोगों को हिम्मत ना होता, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उनको हिम्मत नहीं होता था, तो बोलते थे भाई मेरे जगह पे तुम आज उठ के कुछ ना कुछ बोल देना, हम तुम्हें कुछ देंगे, 5 रुपये देंगे, 10 रुपये देंगे, कॉपी देंगे, कलम देंगे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि हम उसके बारी पे ना उठ के कुछ ना कुछ बकता रहता था। तो बहुत सारे लोग हमको मॉर्निंग असेंबली के ठेकेदार बोलते थे। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुआ। तो फिर साथ साथ में थोड़ा गाना म्यूज़िक का बहुत शौक़ था, वहाँ से फिर शुरू होते। और साथ में ना इसमें मैं अपने वालिद साहब का बहुत, अल्लाह उनको माफ़रत करे, उनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि उनसे ना मैं बहुत सारे, मतलब 29 कदीम में ज़ुम्स बहुत सुनता था। अब उस ज़ुम्स से ना मुझे लगता है कि वो दिमाग के डेवलपमेंट के लिए ना, वो हमारे ज़ुम्स जो है, स्टोरी टेलिंग जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पापा हमें बहुत ऐसे स्टोरीज ज़ुम्स सुनाते थे जिसमें ना इमेजिनेशन का आपको बहुत ये मिलता था, क्या बोलते हैं, स्कोप मिलता था। कि हमारा पापा बोलता है कि फलाना एक बहुत बड़ा पहाड़ था, उसमें एक उसको क्या बोलते हैं, शिरोको, स्कल्टन, इसमें एक स्कल्टन रहता था। तो बादशाह साहब वहाँ तक पहुँचा, उस स्कल्टन ने उसको बोला कि मैं तुम्हें 3 सवाल पूछता हूँ, 3 सवाल का जवाब। तो मेरे घर में हमारा भतीजी इस तरह से हम लोग रहते थे। तो हमारे भतीजी का अलग वो होता था इमेजिनेशन, वो कुछ और पहाड़ सोचता था, मैं उसको पहाड़ सोचता, वो स्कल्टन को इतना लंबा सोचता था, मैं स्कल्टन को इतना और लंबा सोचता था। तो हमारे में इमेजिनेशन मतलब बढ़ने का वो एक तो वो ज़रिया रहा कि वहाँ से हमारे मतलब पापा लोग हम लोग को बहुत ऐसे मतलब स्टोरीज सुनाते थे। वहाँ से भी शायद मुझे लगता है कि थिएटर में जाने का एक मतलब बूस्ट है, वहाँ से भी मिला होगा। अब इसके बाद फिर जामिया ड्रामा क्लब के साथ मैंने ज्वाइन किया, इप्टा इंडियन पीपल ऑफ थिएटर एसोसिएशन के साथ दिल्ली में ज्वाइन किया। अब वहाँ से फिर
कुछ लोगों ने मुझे बोला भाई अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक मंडी हाउस में इंस्टीट्यूट है, वहाँ से नसीरुद्दीन शाह, इरफान खान वगैरह ने पढ़ा है। अब नसीरुद्दीन शाह साहब का नाम सुनते ना मुझे लगा ये तो कुछ होगा, अब वहाँ जाना चाहिए। फिर महेश नाम का एक लड़का था, वो बेचारा बोला कि चलो यार भाई हम दोनों वहाँ फॉर्म भरने के लिए जाते हैं। फिर वो मुझे लेके गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक। तब तक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का मुझे कोई अता पता नहीं था। साफ बात है कि हम यहाँ से एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हुआ इंसान बहुत मुश्किल से दिल्ली तक पहुँचा हुआ, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो दूर की बात है। चलो खैर, उसने मुझे वहाँ अभी एडमिशन के लिए लेके गया, वहाँ से फॉर्म भरा। फिर हमारे क्या बोलते हैं जामिया में अदनान बिस्मिल्लाह करके एक सर था, मैं उससे पूरा तैयारी किया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाने के लिए तैयारी किया। फिर अल्लाह का शुक्र है कि बाद में वो सब मतलब कम से कम 1-2 हज़ार लोगों में से मैं उस 26 में ये हो गया, शामिल हो गया कि 2010 से 2013 तक मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट रहा। जी। इसके अलावा आपने बहुत सारे फिल्मों में हमने आपको देखा है, उस तारीख के बारे में थोड़ा सा अगर बताएं। और आपने यहाँ थिएटर रंठक थिएटर करके आपने वो ऑर्गेनाइजेशन भी चलाया है, तो इनके बैकग्राउंड में थोड़ा सा मुख्तसर अगर थोड़ा सा मुख्तसर अगर मैं रंठक थिएटर के बारे में बताऊं तो 2013 में मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट हुआ, तो हमें लगता है ना कि हम अपने गांव में जाके कुछ ना कुछ करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट में कुछ करेंगे। तो मुझे यहाँ पे आके मैंने सबसे पहले शुरू किया था हमारे मकतब से। मुझे लगा कि मकतब में बच्चों को थिएटर एंड एजुकेशन के ज़रिए और अहादीस को या अपने वाक़यात को इस तरह से अगर बयान करें, जैसे कि सफाई के बारे में बहुत सारे लोग बात करते रहते हैं, अगर उसी सफाई के लिए मैंने बच्चों को मकतब में या मदरसे में बोले मकतब में हमने वहाँ से शुरू किया था। अब मुझे लगा कि बच्चों के साथ शायद ये मुश्किल होगा, बच्चों के साथ मैंने 1-2 बार मकतब से शुरू किया। इसके बाद हमने सोचा कि चलो यार थिएटर का एक ग्रुप बनाएंगे। तो कल्चर एकेडमी के साथ मिलके थोड़ा सा एक वर्कशॉप किया, वहाँ से हमने लगा कि चलो यार एक ऐसा करते हैं, लोगों को बुला के एक थिएटर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे या थिएटर ग्रुप बनाएंगे, सोसाइटी बनाएंगे। फिर वहाँ से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े, तो हमने वहाँ से एक थिएटर ग्रुप बनाया जिसका नाम हमने रंठक रखा। अब रंठक का अलग एक वो है कि RANTHAG रीजनल आर्ट एंड थिएटर आर्ट ग्रुप। रंठक इसलिए रखा कि रंठक एक इंडस्ट्री है, खुद हमारे लोकल इंडस्ट्री होता है रंठक, जिसमें मिल्स, जिसमें आप आटा डालेंगे, चावल डालेंगे तो चावल का आटा निकालेंगे, उसका क्या बोलता है गेहूँ डालेंगे तो आटा, या गंदम डालेंगे तो सत्तू, इस तरह से वो रिफाइन करता है। तो हमने सोचा कि रंठक को हमारे थिएटर ग्रुप का वो रखेंगे ताकि हमारे इसमें कोई भी लोग आएंगे तो उसको हम कोशिश करेंगे उसको आर्टिस्ट बनाने के, इसलिए हमने इसको रंठक रखा था। जो शख्स आता है उसको कोशिश करके उसको बिल्कुल सजा के उसको रिफाइन करने के हम कोशिश करके आर्टिस्ट बना देते हैं। जी। तो हाँ, बॉलीवुड का थोड़ा सा बता देते हैं। मुझे बिल्कुल बॉलीवुड में जाने का तो शौक़ नहीं था, साफ बात है, क्योंकि बचपन से मैंने टीवी और ये सीरियल हमने बहुत देखने का मौका नहीं मिला, तो मुझे उस लेवल पे मेरा कोई मतलब इमेजिनेशन और ये नहीं था कि मैं बॉलीवुड में जाऊं। लेकिन अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने के बाद कभी कभी आपको क्या होता है ना कि लगता है यार मतलब अगर बॉलीवुड तक आप नहीं पहुंचे तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में करने का कोई मकसद नहीं है। तो 2017 में मुझे लगा कि जाना चाहिए, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा फेस कुछ ऐसा है जिसलिए बॉलीवुड में बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम अपना स्ट्रगल करके कुछ न कुछ रोल हमने वहाँ पे किया है, जो हमने IRE किया, किल दिल किया, फिर इसके बाद द फैमिली मैन, सबसे इंटरेस्टिंग एक ये किया था सेक्टर 36। तो और अभी शायद 2 और आने वाले हैं, एक है तस्करी और एक ऑपरेशन सफ़ेद सागर। तो मतलब हमें दोबारा आपको बड़े पर्दे पे देखने का मौका मिलेगा, तो कोशिश तो हमेशा करता रहता हूं। एडवांस में मुबारक देना चाहेंगे। थैंक यू सर। तो जैसे आपने रंठक जो है ये थिएटर ग्रुप आपने चलाया और इतने साल से आप मुख्तलिफ इशूज़ पे कारगिल में या हमारे लद्दाख में जो भी मुख्तलिफ इशूज़ हैं या जो कमियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में आप अपने उसी ड्रामे में, उसी प्ले में आप उसके लिए एक सल्यूशन भी आप प्रोवाइड करते हैं जी। ठीक है। तो इतने साल जब आप ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आपको सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट नज़र आता है आपको?
क्या उससे लोगों में कुछ तब्दीली आ जाती है, या लोगों पे या सोसाइटी पे उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? मुझे लग रहा है अनवर साहब, एक सेटअप ऑडियंस तो ज़रूर बना हुआ है जी। एक सेटअप ऑडियंस बना है, और एक लोगों का मतलब चाहत जो है ना वो थिएटर की तरफ बड़ा है। नहीं तो शुरू में हम लोगों को क्या होता था ना कि आर्टिस्ट नहीं मिलता था, कि मतलब चलो मेल आर्टिस्ट तो अब मिल जाते हैं, लेकिन फीमेल आर्टिस्ट स्टेज पे पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता था। कि लोगों को लगता था कि यार स्टेज पे जाके कुछ बोले तो पता नहीं सोसाइटी क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। लेकिन यही सोसाइटी को ये लगा कि थिएटर एक ऐसा मीडियम है जो हमारे मतलब अच्छे इश्यूज़ को आप उजागर कर सकते हैं। इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को हाथ थाम के, या बड़े हो या छोटे हो, कम से कम पेरेंट्स आके बोलते हैं हमारे इस बच्चे को कुछ इसको भी स्टेज पे आप मतलब क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस इसके साथ भी कर देना, या इस बच्चे को भी स्टेज पे ले जाना, आपके ग्रुप में इसको भी एडमिशन दे देना। ये मुझे लगता है ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं हमारे लिए एक प्लस पॉइंट रहा। हाँ, प्लस पॉइंट ये रहा कि कम से कम ऑडियंस अवेयर हुआ कि वो अपने बच्चों को मतलब थिएटर में दे, और लोगों तक अपने बच्चे का एक्सप्रेशन, इमोशंस, उसका क्या बोलते हैं जैसा भी ट्रांसफॉर्म है वो कम से कम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्टेज तक लेके आते हैं। अब रहा कि मतलब सोसाइटी, और दूसरे तरीके से हम बोले तो सोसाइटी में बहुत अच्छा असर ये रहा कि बहुत सारे मतलब वाइज जो है, उलमा जो है, उनको वो लोग भी बोलते हैं भाई तुम लोग जो ड्रामे में 2 मिनट 5 मिनट आधा घंटा जो तुम लोग मैसेज देते हैं वो मतलब बहुत अच्छा लोगों पर असर करते हैं। जैसे हम मौलाना लोग मतलब 1 घंटा 1.5 घंटे तक मेंबर पे बोलने से 5-10 मिनट में ज़्यादा इम्पैक्ट मैंने भी सुना है। जी। तो मुझे लगता है सोसाइटी पर ज़्यादा असर हुआ है, और लोग वेट करते हैं कि हमारा नाटक कब है या हमारा कुछ वीडियोस कब आ रहे हैं, तो उसका वेट करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इससे के लिए। और दूसरी एक सवाल मेरा ये रहेगा कि हमारा जो कल्चर है वो यूनिक कल्चर है, डिफरेंट कल्चर है, तो इस कल्चर का आपके ड्रामा में कैसे उसका रिफ्लेक्शन आता है, हमारे कल्चर का, हमारे सोसाइटी का या हमारे ट्रेडिशंस का? जी। उसको आप अपने ड्रामा में, अपने प्लेस में कैसे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। मुझे ना इसमें खेलना बड़ा मज़ा आता है अनवर साहब, बिल्कुल मैं ऑनेस्टली कहूँ तो। क्योंकि क्या होता है ना, अब जिस जगह पर आपको पाबंदियाँ हैं ना, वहाँ पर आपका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ जाता है। जी। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पसंद नहीं करते हैं। अब बहुत ज़्यादातर क्या होता है ना कि आप ज़्यादातर अगर आप ऐसे चीज़ आप दिखाएंगे तो मुझे ये पता है कि किसी भी सोसाइटी को पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको बहुत सारे दिमाग में ऐसे चीज़ें लाना पड़ता है जो उसको भी ना लगे और इसको भी लगे। तो इसलिए ना हमारा सोसाइटी मुझे लगता है बहुत मर गए और लाठी भी ना, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि मैं सोसाइटी को बिल्कुल, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता हूँ या किसी के सेंटिमेंट को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। क्योंकि अब सोसाइटी में अगर आप रहते हैं तो इसमें बहुत सारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं या ऐसे सेक्ट होते हैं या ऐसे ट्राइब होते हैं जिस हर किसी को ख्याल रखना पड़ता है। जी। तो हम लोग, हमारा रंठक थिएटर ग्रुप का हमेशा यही कोशिश रहता है कि भाई किसी को सेंटिमेंट्स को ठेस ना पहुँचे। एक तो ये बात है, और दूसरा हमारे मैसेज भी लोगों तक पहुँचाए। बस हमें थोड़ा सा ये लगता है कि हम अभी अच्छे लेवल पे नहीं कर पाते हैं। बस मेरा एक दिमाग में हमेशा ये रहता है कि अभी ये हम थिएटर कर रहे हैं, चलो ये तो इस लेवल का है, लेकिन इस थिएटर को हम उससे अच्छे लेवल पे करने के लिए अभी बहुत सोर्सेज की ज़रूरत हमें है। और हम लिटरेचर को भी साथ लेके चल रहे हैं। अब शुरू में हमने हमारे सोसाइटीज़ में ये देखा कि हमारे सोसाइटीज़ को कॉमेडी बहुत पसंद है। जी। अब हमारा ये देखना है कि शुरू में हमने तो कॉमेडी किया, इसके बाद मुझे लगा यार सिर्फ कॉमेडी करते रहेंगे तो लिटरेचर इस पर छूट रहा है। तो हमने अपने मतलब कम से कम अपने कल्चर के या अपने लैंग्वेज को हमने साथ रख के
वहाँ पे हमने चलाया ताकि लिटरेचर भी हमारा साथ चले। नहीं तो एक ऑडियंस को खुश करते करते यहाँ से ये छूट रहा है, वहाँ से वो छूट रहा है, तो इसलिए हमने बिल्कुल पैरेलल में चीज़ों को लेके चल रहे कि ताकि आपका कस्टम भी रहे, आपका कल्चर भी आपके साथ रहे। जी, जैसे आपने लिटरेचर की बात की तो इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे भी मतलब एक थिएटर आर्टिस्ट के साथ कई साल रहने का मौका मिला। मेरा एक रूममेट था अलियासा अब्बास करके, वो क्या था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक थिएटर ग्रुप में वो था। जी जी। तो एक तो रात भर वो लिटरेचर पढ़ते रहता था, इतने सारे नॉवेल्स और ये सारे कहानियाँ पढ़ते रहता था। इसके बाद उन्हीं में से ना किसी एक बुक को उठाता था, उसको फिर अपने प्ले में अपने कल्चर को, यहाँ के इंडियन ट्रेडिशन को उसके साथ जोड़ के फिर उसमें से एक अलग सा एक नया ड्रामा निकालता था। जैसे वो हीगल वाला वो है ना डायलैक्टिक्स, यहाँ से थीसिस लिया, यहाँ से एंटीथीसिस आ गया, फिर वो साइंथीसिस निकाल देता है। उसी तरीके से वो यहाँ से एक वो प्ले उठा लिया, यहाँ से अपने कल्चर को जोड़ दिया, फिर वो एक अपना एक नया सा एक प्ले लेके आ जाता था। ऐसा कुछ वो काम करते हैं। और थिएटर आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी है प्ले के लिए या ड्रामा लिखने वालों के लिए कि वो पहले लिटरेचर को पढ़ें, उनको पता तो हो तारीख क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, सही। और चल क्या रहा है सोसाइटी में, तभी इसके बाद वो कुछ प्रेडिक्शन कर पाएगा, कुछ लिख पाएगा, तभी उसका कलम चलेगा। नेक्स्ट मेरा सवाल ये रहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, तो एआई की दौर में थिएटर आर्टिस्ट को क्या क्या चैलेंजेस देखना पड़ेगा या देखना पड़ रहा है, और साथ में उससे आप लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको खुल के आ गया है, आपके काम को कितना, मतलब सिंपल लफ्ज़ों में अगर पूछूं तो आपके काम को कितना मदद मिला और आपके काम पे कितना असर भी उससे देखने को मिल रहा है। इसमें अनवर साहब कोई जब चीज़ें इंट्रोड्यूस होता है तो उसमें एक ड्रॉबैक तो होता ही है, मतलब एक अच्छा चीज़ होता है, बुरा चीज़ होता है, लेकिन मुझे लगता है एआई से बहुत ज़्यादा असर तो नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, मदद मिलेगा। हाँ, मदद थोड़ा मिल रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आपको एक बैकग्राउंड स्कोर बनाना है, वो किसी आप इसको बोलेंगे म्यूज़िक डायरेक्टर को या किसी को बोलेगा कि भाई हमारे नाटक के लिए हमें कुछ बैकग्राउंड में कुछ म्यूज़िक चाहिए, जिसका बाद में अगर ये भी ना लगे, क्या बोलते हैं, कॉपीराइट भी ना लगे, ऐसा कुछ बना के दे, तो थिएटर आर्टिस्ट के लिए कहीं से पैसा अरेंज करके उस म्यूज़िक डायरेक्टर को या किसी को देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसी में अगर हम एआई का मदद से बैकग्राउंड स्कोर बनाए या म्यूज़िक बनाए या कुछ थोड़ा सा अगर सॉन्ग बनाए तो वो इजीली बहुत आसान तरीके से बन सकता है। तो मतलब हमारा एक तो टाइम बच जाता है, और एआई की मदद से मुझे लगता है कि इस फील्ड में तो थोड़ा सा मुझे फ़ायदा हो रहा है कि अभी जो हमने शुरू में 1-2 महीने पहले कुछ नाटक किया था, उसमें हमने वहीं एआई का म्यूज़िक यूज़ करके हम लोगों ने थिएटर किया था, तो मुझे लगा थोड़ा सा हमें फ़ायदा हो रहा है। तो अब आते हैं थोड़ा सा फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की तरफ। जी। तो हमारे बहुत सारे बच्चे होंगे या बहुत सारे नौजवान होंगे जो अपने आप को ऐसे थिएटर आर्टिस्ट या अपने आप को ऐसे एक्टर या फिल्म में आना, इस फील्ड में आने का सोच रहे होंगे, तो उनके लिए कितना स्कोप है, और अगर वो आना चाहें तो क्या करना चाहिए, और मतलब आप इसी सवाल में थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप मुख्तसरन कोशिश करें कि इसको समेटे कि वो लोग क्या करें ऐसे थिएटर आर्टिस्ट बनने के लिए, और उनके लिए कितना स्कोप है इस फील्ड में। स्कोप का तो मैं थोड़ा सा स्कोप से पहले ये बताता हूँ कि हमारे लोगों को क्या है ना, मतलब जो भी अभी न्यू जनरेशन के लोग हैं या जेन ज़ी का है, तो इनको क्या है ना, ये हमारे ऊपर भरोसा कम कर रहे हैं। अच्छा। इनको लगता है कि कोई बाहर से आए लोग हमें अच्छा सिखा सकते हैं, हमारे यहाँ के लोग हमें नहीं सिखा सकते हैं, तो इस वजह से हमें घर की मुर्गी दाल बराबर हो रहा है। जैसे कि आप लेह में जाके, लेह में भी अच्छे से सीख सकते हैं, या करगिल में रह के भी, मतलब थिएटर कम से कम अपना एक्टिंग लेवल को थोड़ा सा आप बढ़ावा दे सकते हैं। वो आप लेह में भी दे सकते हैं, करगिल में भी दे सकते हैं। हमारे पूरा लद्दाख एरिया में मतलब ठीक ठाक जगह, करगिल में भी आप कर सकते हैं, लेह में भी कर सकते हैं।
ठीक है। लेकिन हमारे लोगों को क्या लगता है ना, हमारे लोगों को ये लगता है कि नहीं, हम इनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे, इससे अच्छा है 2-4 लाख रुपए देके हम बाहर जाके सीखेंगे। तो मुझे लगता है चलो हमारे टाइम पे हमें कोई ऐसा मिल नहीं रहा था, तो हम तो चलो बाहर तक जाके कुछ ना कुछ करके आए। लेकिन अभी जो है कम से कम यहाँ अगर थिएटर ना करें, देखो थिएटर ऐसा चीज़ है जो आपको ना, मतलब थिएटर करके प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी नहीं है, थिएटर करके बॉलीवुड में जाना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन थिएटर करने के बाद आपको कम से कम आपका क्या बोलते हैं आते संबिकुलिक मुझे बता, जो हमारे दिमाग में कुछ कुछ लॉक होते हैं ना, तो वो सब कम से कम खुल जाता है, पर्सपेक्टिव आपका बन जाता है कि चीज़ों को कैसे देखना है। ये कम से कम थिएटर का एक फ़ायदा आपको मिलेगा। वो आप अगर हमसे सीखे, रंठा थिएटर ग्रुप के साथ ज्वाइन करें या किसी भी मतलब थिएटर करने वाले के साथ ज्वाइन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आपको सीख जाएगा। अब रहा स्कोप की बात। अब स्कोप में क्या होता है ना, हमारे लोग ज़्यादातर अब गवर्नमेंट सर्विस को ही स्कोप मान लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे फील्ड में जाने के बाद ना आप किसी के अंदर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर थिएटर करके आप बॉलीवुड में जा सकते हैं, थिएटर करके अपना कुछ मतलब फिल्म वगैरह बना सकते हैं। तो इसके बाद अगर आज आप थिएटर में आएंगे तो कल आपको FTI के बारे में पता चलेगा, आज आप थिएटर में आए तो कल आपको नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में पता चलेगा, या आज आप थिएटर में आएंगे तो कल आपको NID के बारे में पता चलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के बारे में पता चलेगा। तो मतलब क्या होता है ना, लोगों का आज के दौर में एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है। तो वहाँ से आज मैं अनवर साहब आपसे मिलेंगे तो आपसे मुझे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, या कहीं ना कहीं का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होगा किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, किसी कॉलेज के बारे में। तो यहाँ सबसे पहले स्कोप ढूंढने के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ या किसी इसमें जुड़ना ज़रूरी है कि वहाँ से आपको फिर किसी चीज़ के बारे में पता चलेगा। वो मैंने पिछली बार एक हमारे थिएटर आर्टिस्ट था, उसने किसी एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिल्म मेकिंग में उसने काम किया, वहाँ पे वर्कशॉप किया। मैंने अब वही है ना कि अल्लाह ताला हर किसी को कहीं ना कहीं से जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर ये आर्टिस्ट हमारे रंठा थिएटर के ग्रुप के साथ नहीं जुड़ता तो उसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये है कि स्कोप से पहले आपको किसी के साथ जुड़ेंगे तो स्कोप वहीं से फिर निकल के आ जाता है। जी, इसी में मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। पहले तो ये कि जब हम बात करते हैं ना कि लोकल लोगों पे भरोसा कम करते हैं या उस पर ट्रस्ट थोड़ा सा बन नहीं पाता है, या घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात। तो मैं जो नौजवान तबका है हमारा, यंग जनरेशन जेन ज़ी जो है, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बाहर जो लोग होते हैं और हमारे यहाँ से एक ग्रास रूट लेवल से एक बंदा उठ के जाता है, एक मिंजी के एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के जाना, इसके बाद उसने जो स्ट्रगल किया होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुँचने के लिए, उस स्ट्रगल में वो इतनी चीज़ें सीख पाते हैं कि कोई बाहर वाला जो जिसके पास सारा स्कोप घर में होता है, घर में सारा कोई रास्ता दिखा के देता है, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पहुंच जाते हैं तो उसको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है जितना यहाँ से एक बच्चा जाके इतना अपने स्ट्रगल से अपने पाँव पे खड़े होके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुँचते हैं। तो जो लोकल बंदे होते हैं उनके पास ज़्यादा एक्सपोजर होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है इसकी वजह से। जी। तो अब हम आते हैं तकरीबन आखिरी सवाल की तरफ। तो मेरा ये आखिरी सवाल यही रहेगा आपसे कि ये जो हमारा आपका ऑडियंस है, हमारा नहीं बोलेंगे, आपका ही बोलेंगे, आपका जो ऑडियंस है जिनको आप रोज़ कुछ ना कुछ अपना कंटेंट जो है पेश करते हैं और उनको अपना मैसेज देते रहते हैं, उनके लिए आपका आज क्या मैसेज है ख़ास? आज का मैसेज तो अनवर साहब ये बोलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि कुछ ना कुछ मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन हमारा हमेशा यही कोशिश रहता है कि अब ऑडियंस पे फोकस करें तो ऑडियंस मतलब समझदारी जहाँ से लेके यहाँ तक मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे से लेके पेरेंट्स तक होता है। अब हर किसी का अपना अपना एक विजुअलाइजेशन होता है या हर किसी का एक इंटेलेक्चुअलिटी का एक लेवल होता है, तो बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मेरा मानना ये है कि
सबसे पहले ना इंसान को ईमानदारी ज़रूरी है। जी मतलब किसी चीज़ को आप देखें तब भी ईमानदारी होना चाहिए, किसी चीज़ को आप करें तब भी ईमानदारी ज़रूरी है। जी आप मेरा मतलब हमारा हमेशा ये कहना है भाई, हमारा अगर आप कोई नाटक देखे, हमारा कोई आप क्या बोलते हैं उसको वीडियोस देखे, तो उसको ईमानदारी से देखें। जी ईमानदारी से देखिए और उसमें अगर कमी हो तो सीधा बताइए भाई तुम्हारे इसमें ये कमी है, तुम्हारे इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर इसमें अगर एप्रिसिएशन की अगर ज़रूरत पड़े तो चलो एप्रिसिएशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आप ये बोलें कि भाई तुम्हारा ये कमी है तो इसको सुधारना चाहिए, तो हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना ऑडियंस में कि फेक आईडी से हमें ज़्यादा ये मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं। हम ये बोलते हैं भाई ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से इसका रिस्पॉन्स दे दो। भले हमको अगर आप कमेंट्स पे ना डालें तो आगे पीछे मिलते रहते हैं, वहाँ मिलने के बाद बोलो भाई तुम्हारा ये ऐसा है, ये ऐसा करना चाहिए, या कुछ सजेशन है तो वो बताइए। बस हमारा ऑडियंस से यही गुजारिश है कि आप कहीं पे भी अगर हो तो हमें ईमानदारी से अपना फीडबैक देने की कोशिश करें। ये सिर्फ आपका ही मसला नहीं है जी, क्योंकि हम खुद भी मीडिया में हैं और इतने साल मीडिया में काम किया, तो हम भी देखते हैं, हम भी कंटेंट पेश करते हैं, तो लोग सबकी हम बात नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से एक चश्मा लगा होता है कि उसी चश्मे से हमारे कंटेंट को देखते हैं। तो वो अपने चश्मे से अगर सही दिखा ठीक है, नहीं तो उसको गलत ही लगा। अब उसमें जितना भी अच्छा कंटेंट आप क्यों न लाए हो, अब उसको दूसरे एंगल से या उसको सही वाला उसका एंगल जो हम पेश करना चाहते हैं वो देख नहीं पाते हैं। तो पहले उस चश्मे को उतार दें और एक सादा सा चश्मा जिसमें कोई कलर ना हो ऐसा कोई चश्मा पहन लें, इसके बाद कंटेंट को देखने की कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपने कीमती वक्त में से कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अगर लास्ट में मेरा एक मैसेज हमारे गवर्नमेंट को है, अगर ये आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएं तो बहुत आपका मतलब मेहरबानी ये होगी कि हमारे यहाँ पे एक ऑडिटोरियम है, ठीक है सर, तो उस ऑडिटोरियम को अगर ये ऑडिटोरियम अभी फ़िलहाल क्या है ना सिर्फ इसके लिए है, फंक्शन इवेंट्स के लिए है, तो अगर इस ऑडिटोरियम को साथ से उस दिन हमारे एक डायरेक्टर आया था, उसने बोला था ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर साथ साथ में थोड़ा नाटक के लिए भी ये ऑडिटोरियम अगर आप बना के रखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। हमारे लोगों को ना नाटक देखने का नज़रिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा फिर, क्योंकि नाटक में विजुअल बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको विजुअल्स लाइटिंग से ही चेंज हो जाता है। तो आप हमारा रिक्वेस्ट गवर्नमेंट तक पहुंचाएं कि इसमें बहुत अच्छे से कुछ लाइट डालें ताकि हमको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा एनर्जी जो है बाहर वेस्ट ना हो उस लाइट ख़रीदने में। अगर आप ऑडिटोरियम में कुछ लगा के रखेंगे या एक अच्छा सा सेटअप ऑडिटोरियम में बना के रखेंगे तो, या दूसरा कहीं जगह अगर ऑडिटोरियम बनाए तो उस नज़रिए से बनाएं कि इसमें मतलब बाहर के फेस्टिवल भी आके चला सकते हैं, कि बाहर से ड्रामा ग्रुप आके ड्रामा दिखा सकते हैं, आपका थॉट्स एक्सचेंज होगा, आर्टिस्टों का थॉट्स एक्सचेंज होगा। इस लेवल का अगर एक ऑडिटोरियम बनाए तो आप हमारी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो कंसर्न आला हुक्काम हैं वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देख रहे होंगे और इस मैसेज को सुन रहे होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस एपिसोड को एंड तक देखा। और मैं फिर एक बार आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगले एपिसोड में और आने वाले एपिसोड्स में हम किन को ऐसे मेहमान बुलाएं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगले एपिसोड तक आप सबके लिए खुदा हाफिज़, जुले आदाब।